हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारी जो बुक है इस टाइम जो चल रही है वो है संदीप गर्ग। मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें संदीप गर्ग इसलिए हमने चूज की है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और साथ ही साथ इसमें जो है केस स्टडी भी अच्छी है और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें मतलब बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जरा देखते हैं क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हमने जाना था कि मैनेजमेंट है क्या। मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस बताया था मैंने आपको, ऐसा प्रोसेस जो कि हमें गोल अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि गोल अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल अप्लाई करें ताकि हम एक तरीके से मैनेजमेंट को कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले वर्ड समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसी जनरल गाइडलाइंस जो कि कौन फॉलो करता है, मैनेजर फॉलो करता है ताकि वो अपना डिसीजन मैनेजमेंट में ले सके। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय द मैनेजर, विच इज फॉलोड बाय द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि ऐसी जनरल गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइन जो कि कौन फॉलो करता है, मैनेजर फॉलो करता है ताकि वो क्या ले सके, डिसीजन मेकिंग ले सके, कोई भी चीज में वो डिसीजन ले सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जो है एक तरीके से हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने आए उनका नाम क्या था। सबसे पहले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। अब ये हेनरी फ्योल कौन थे। ठीक है, हेनरी फ्योल एक क्या थे, हमारे माइनिंग कौन थे, इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग इंजीनियर तो समझ गए आप लोग कि भाई जो एक तरीके से क्या करते हैं, जैसे कोयले की उसमें एक तरीके खान में क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं ना, तो वैसे ही वो एक तरीके से माइनिंग इंजीनियर थे। अब माइनिंग इंजीनियर थे तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने 14 प्रिंसिपल कैसे दिए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा और तब जाके इन्होंने क्या दिए, इन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे प्रिंसिपल है जो कि एक तरीके से बिजनेस के लिए बहुत सुटेबल है, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है, समझे। चलिए, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल लिख लेते हैं यहाँ पे, 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, अब एक एक करके समझते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए समझते हैं डिवीजन ऑफ वर्क को। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब वर्क को क्या कर देना। तो सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये, सपोज उसके तौर पे ये वर्क है, वर्क को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वर्क को हम डिवाइड कर देंगे। अब जब वर्क डिवाइड हो जाता है तो उससे फायदा क्या है,
उससे फायदा ये है जो भी लोड होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब वर्क को डिवाइड करेंगे लोड हो जाएगा रिड्यूस। और वो हर एक वर्क जो हमने डिवाइड किया है, जो हर एक यूनिट हमने डिवाइड की है, वो उससे कराएं जो उसमें क्या है, स्पेशलिस्ट है। क्या है, स्पेशलिस्ट, जो उसमें माहिर है, जो उसमें माहिर है, ताकि क्या हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना वर्क एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आ गया समझ में, ताकि हमारा गोल भी जल्दी अचीव हो एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। आया समझ में। अब सपोज के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, मान लीजिए 100% से सेल बढ़ाना चाहता है वो। अब वो क्या करेगा, उसका वर्क है कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ानी है। सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, जो उसका वर्क है, वर्क जैसे कि बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारी ओवरऑल क्या बढ़ेगी, सेल। तो हर एक जो है हमने, जैसे जो वर्क है वो हर एक डिपार्टमेंट में बांट देंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फिर फाइनेंस है, फिर ऐसे ही हमने एचआर, उसके लिए चाहिए बढ़िया बंदे, फिर ऐसी करके हमने बांट दिया सेल्स में, ऐसी करके बांट दिया मार्केटिंग में। तो इस तरीके से क्या हो गया, वर्क को डिवाइड कर दिया। और वर्क किससे करवाना है, जो उसमें क्या है, स्पेशलिस्ट है, जो उसमें एक तरीके से जो उसे अच्छे से कर पाए पूरा। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि ये बंदा ये अच्छा कर सकता है परफॉर्म। क्या आ गया समझ में, चलिए ठीक है। अब डिवीजन ऑफ वर्क में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की बुकिश डेफिनेशन क्या है। अब इसे लिखते हैं क्या है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड, वर्क को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड किसमें, इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्कों में वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, और हर एक टास्क कौन परफॉर्म करना चाहिए, ईच टास्क शुड बी परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट पर्सन। और हर एक टास्क कौन परफॉर्म करे, जो उसमें क्या है, स्पेशलिस्ट है। क्या आ गया सभी को समझ में, ताकि क्या हो, ताकि जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ गोल जो है अचीव हो। इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल of organization effectively and efficiently। आ गया बेटा समझ में, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सेव कर देते हैं, हम आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम क्या है, दूसरा प्रिंसिपल जो है हमारा क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए जानते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करें, हमें दोनों को मतलब पता होना चाहिए जब हम इस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम जाने सबसे पहले तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, क्या है अथॉरिटी का मतलब, तो अथॉरिटी का मतलब क्या है कि राइट टू गिव ऑर्डर। मतलब किसी भी काम को कराने के लिए आप क्या दे रहे हैं, उस पर ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया मेरा ये वाला काम आपको कराना है, ये काम मेरे को कंप्लीट चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी मींस राइट टू गिव ऑर्डर। अच्छा, अब बात करें किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी बिल्कुल है,
लेकिन जिम्मेदारी किस चीज की? जो भी हमें काम दिया गया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क असाइंड बाय, कौन देता है हमें जिम्मेदारी? टॉप लेवल मैनेजर्स, असाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। आ गया समझ में? क्या दोनों का मतलब आ गया आप लोगों को समझ में? अथॉरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क असाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। अब समझते हैं क्या है। अब फ्यूल क्या कह रहे हैं? फ्यूल इसमें ये कह रहे हैं कि एक तरीके से इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा क्यों कहा? कि जितनी अथॉरिटी दें उतनी क्या दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा क्यों कहा? अब उसका रीजन क्या है? अगर हमारी क्या अथॉरिटी किससे ज्यादा हो गई? रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? मैनेजर क्या करेगा? उसका मिसयूज कर सकता है, मिसयूज, ठीक है। अब भाई किसी पे जिम्मेदारी एक तरीके से कम दी है, आपने उसे पावर ज्यादा दे दी, तो वो उसका कहीं ना कहीं क्या करेगा? उसका मिसयूज करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक फैक्ट्री पे कोई मैनेजर है, ठीक है, मैं उससे कह गया कि आपको ये वाला काम कराना है वर्कर्स से, और उस पर अथॉरिटी सौंप गया कि सारे डिसीजन आप ही लिए अपने हिसाब से ले, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ज्यादा उस पर क्या दे गया मैं? अथॉरिटी दे गया। तो वो कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठाएगा, ठीक है, मिसयूज करेगा। आगे अगर इन केस मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी अथॉरिटी से, तो क्या होगा? अब यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी लेकिन साथ ही साथ उसे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी, तो उस केस में पता है क्या होगा? उस केस में वो प्रोडक्शन जो यूनिट्स है वो टाइम पे अचीव नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी अपना जो काम है वो अपने टाइम पे क्या नहीं कर पाएगा? अचीव, ठीक है। तो नॉट एबल टू अचीव देयर टास्क ऑन टाइम, ठीक है, अपने टास्क को वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्या आ गया समझ में? अगर आ गया है तो हम चलें तीसरे प्रिंसिपल की साइड, ठीक है, इसे हम कर देते हैं सेव। आते हैं हम थर्ड वाला प्रिंसिपल जो कि हमारा क्या है? अब समझते हैं किसके बारे में? डिसिप्लिन के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ठीक है। तो डिसिप्लिन का आप लोगों को मतलब पता है? क्या है डिसिप्लिन का मतलब? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। तो सीधे सीधे हम ये कहें कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करना? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। अब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करने से फायदा क्या है? ऐसा क्यों कहा कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की? ताकि क्या बनी रहे? हमारी जो फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर बनी रहे, स्मूथ बनी रहे। तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो प्रॉपर हो। देखिए अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, जरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में चीजें जो है टाइम पे नहीं होती, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है? चीजें पेंडिंग चली जाती क्योंकि वो टाइम में दफ्तर में ही क्या घुसते हैं? लेट घुसते हैं, उनका टाइम का नहीं है, उनका वर्किंग टाइम का नहीं है। कोई कस्टमर आ रहा है तो वो कब आएगा, ठीक है। कई बार चीजें क्या हो जाती है? पेंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वर्क भी क्या हो जाता है? वर्क की फंक्शनिंग भी एक तरीके से बिगड़ जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करके चले, ताकि क्या बनी रहे? डिसिप्लिन पे क्या होता है? चीजें जो है प्रॉपर होती है, फंक्शनिंग जो है प्रॉपर होती है। और ये जो डिसिप्लिन है वो हर एक यूनिट्स फॉलो करे। तो इट शुड बी followed by all the units of organization, all the units of organization,
कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टॉप लेवल वाला फॉलो करेगा, ये मिडिल वाला फॉलो करेगा, लोअर करेगा, नहीं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सभी के लिए डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल वाला बड़ा है, सुपीरियर, तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, सभी के लिए डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या आपको आ गया समझ में ये वाला? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। एक बार देख लीजिए अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक आप लोग, कर लिया है नोट? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ। किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। अभी अब तक 3 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमने जाना था कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल जाना था, तीसरा डिसिप्लिन। आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चौथा प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कौन सा है, यूनिटी ऑफ। एसी स्लो कैसे हो गया? ठीक है, चलिए यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो समझ लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है। ठीक है, जरा देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा और बेहतर कि यूनिटी ऑफ कमांड है क्या। ठीक है, ये देखिए मैंने बना दिए, ये है टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजर है, ये इसके हो गए सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो इसके अंडर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने एक और जना बना दिया, टॉप लेवल पे एक और जना आ गया है। ठीक है, वो भी एक तरीके से क्या दे रहा है, सबको काम दे रहा है। ठीक है, आ रहा है डायग्राम समझ में? मतलब दोनों ही टॉप लेवल मैनेजर पे 2 जने हैं और इनके अंडर में 3 जने हैं, काम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला वाला जो ए लेवल वाला है टॉप लेवल मैनेजर, ए लेवल वाला जिसका नाम है ए, उसने क्या कहा, उसने ये कहा तीनों से, तीनों बंदे जो भी इसके अंडर में काम कर रहे हैं उससे, ए वाले ने कहा, ए वाले ने ये कहा कि आपको जो है इस साल हमारी सेल बढ़वानी है। सेल बढ़ाने के लिए आप कस्टमर को क्या अलाउ कीजिए, डिस्काउंट अलाउ कीजिए। डिस्काउंट कह दिया भैया आप जो है, लेकिन मैक्सिमम 15% तक दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं दीजिएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद बी लेवल वाला वर्कर क्या, वो बी लेवल वाला जो मैनेजर है ये है बी, ये क्या कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा है 10% तक दे दो, इससे ज्यादा मत देना। अब क्या हुआ, अब जब कस्टमर आए तो वो एक तरीके से जो इसके अंडर में काम कर रहे थे सबऑर्डिनेट्स, वही सोच रहे कि उस बी वाले ने तो 10% से ज्यादा मना किया है और वो कह रहे हैं कि 15% तक दे सकते हैं आप, लेकिन इधर देखें तो ए वाला कह रहा है 15% तक दे सकते हैं, बी वाले ने उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे करके क्या हो गया, जब सेल करने की बारी आई तो तीनों आपस में क्या करेंगे, अगर हम एक की बात मानेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे की बात मानेंगे तो पहले को बुरा लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 की हिसाब से बेच देते हैं कि भाई 10%, ठीक है 10% तक हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो कस्टमर लौट गया तो किसे बुरा लगेगा, ए को। और कल को ज्यादा डिस्काउंट में दे दी तो क्या इतना डिस्काउंट क्यों दिया, बी कहेगा इतना डिस्काउंट क्यों दिया, उसको बुरा लगेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो दो बॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब समझते हैं यहाँ पे। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक बॉस होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया कि ये इसके अंडर में काम कर रहे हैं इसके सबऑर्डिनेट, तो इनका सिर्फ एक ही बॉस है, ताकि वो क्या करें, उलझे नहीं, आपस में उलझे नहीं। ना ही जो इसके बराबर वाला है टॉप लेवल पे, अगर 2 जने होंगे तो क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, ना ही कॉन्फ्लिक्ट होगी कि भाई मेरा डिसीजन क्यों नहीं माना, उसका डिसीजन क्यों माना। आगे समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। तभी क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर ईच एम्प्लॉय। आ गया समझ में? ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा, ताकि क्या है, एक तरीके से कोई भी वर्क को लेके क्या ना हो, कॉम्प्लेक्शन ना हो। देयर शुड बी नो कॉम्प्लेक्सिटी
रिगार्डिंग द वर्क, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, वर्क में काम करने में उलझन ना हो। क्या आ गया समझ में? ठीक है, अब कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हमारे 4 प्रिंसिपल हो चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स में जो है एनी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में केस स्टडी बहुत आती है। ठीक है, आपको कह देगा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, केस स्टडी में वो भी हम करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आया, तभी हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, केस स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ वाला हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझते हैं अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब डायरेक्शन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब समझ दे रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि एक तरीके से एक जगह पे जाना, ठीक है, वहां पे उसी तरफ फोकस करना। अब यूनिटी मतलब एक साथ, मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं जितनी भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनका जो डायरेक्शन है, मान लीजिए बहुत सारी यूनिट्स हैं, सबका डायरेक्शन जो है एक ही जगह क्या होना चाहिए, एक ही जगह जाना चाहिए, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, आ गया समझ में? ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। आगे समझ में? ठीक है, अब एक और चीज कही है मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, कि एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। उसका रीजन ये है ताकि सबका फोकस जो है एक ही जगह लिखे। हर एक कोई अपनी अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन सबका जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह जा रहा है, तभी तो कह रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई सेल्स का काम कर रहा है, कोई एचआर है, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन सबकी एक्टिविटी क्या है, ओवरऑल देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में है। क्लियर है? इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपको समझ में आ गई है? अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं क्या आगे। तो हमारे 5 प्रिंसिपल हो गए। अब छठा प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है। छठा प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझ लेते हैं क्या। अब स्टेटमेंट तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा है, ठीक है, बच्चों को ये थोड़ा सा एक तरीके से प्रिंसिपल कई बार वो उलझ जाते हैं इसमें क्या है। तो देखिए नाम से ही ज्यादातर आप देखें तो प्रिंसिपल के नाम से ही पहचान में आ जाता है कि प्रिंसिपल करता क्या है वो वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, और जो प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है किससे ज्यादा होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। जैसे कि सबसे पहले आप अगर कोई भी चीज करें, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दें, ऑर्गेनाइजेशन को दें, ना कि सिर्फ अपने आप को फायदा दें। ऐसा इस वजह से कहा गया है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तभी आप क्या होंगे, ग्रो होंगे।
अगर सिर्फ आप अपना देखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, सिर्फ अपना देखेंगे तो क्या होगा, आप सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म के लिए तो हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आप एक तरीके से आप ही को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए और अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या हूं, एक्सिस बैंक में एक एम्प्लॉय काम करता है, एक्सिस बैंक में क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक्सिस बैंक है ना, अकाउंट तो होगा बैंक में। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सिस बैंक। अब वहां पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, भैया ऑर्डर आया कि भैया क्या लगवाना है, कैमरे लगवाने हैं, कैमरे लगवा दिए। अब क्या हुआ, जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ने पता है क्या करा, एम्प्लॉय ने उस बंदे से कैमरे लगवाए जो उसका क्या था, फ्रेंड था, क्या था, फ्रेंड था। और वो जो फ्रेंड रखता था, वो जो कैमरे रखता था, वो घटिया क्वालिटी के रखता था, बढ़िया क्वालिटी के नहीं थे। ठीक है, क्यों भाई उसने फ्रेंड से चुना, क्योंकि फ्रेंड से उसको क्या मिल रही थी, कमीशन मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ कमीशन के साथ साथ वो एक तरीके से क्या था, उसकी जो क्वालिटी थी कैमरे की वो भी क्या थी, खराब थी। तो यानी कि अगर हम देखें तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा, ना कि किसका देखा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखा। तो प्रिंसिपल क्या कहता है हमेशा कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी मोर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या आपको समझ में आया, अच्छे समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी मोर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आ गया? वो क्यों है उसका रीजन भी बता चुका हूं, क्योंकि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। आ गया समझ में? अच्छे से लिख लिया बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो 7th प्रिंसिपल है वो क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहले तो वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, रेम्यूनरेशन। क्या किसी को मालूम है रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? किसी को नहीं मालूम? देखिए, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को हम कोई भी सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, एनी फॉर्म ऑफ पे दे रहे हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन कह रहे हैं। ठीक है, जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, जो भी वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। इतना समझ में आया? अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या कह रहा है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो भी पे है और कंपनसेशन है, जो भी पैसा है, मतलब हम जो देते हैं किसको, एम्प्लॉय को देते हैं, पे और कंपनसेशन जो भी हम किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि जो पे और कंपनसेशन है दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ऐसा क्यों होगा, देखिए इसका रीजन समझ लेते हैं, ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय से आप ज्यादा मेहनत करा रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं कम, क्या वो टिक जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी लेगा? नहीं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन खुद ही एक तरीके से क्या करा रही है, कम कमा रही है, वो क्या ज्यादा दे देगी अपने एम्प्लॉय को? तो दोनों के लिए ही जो एक तरीके से पे और कंपनसेशन है क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फेयर होना चाहिए, वो अपनी ये देखे कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी, अपनी अर्निंग कैपेसिटी कितनी, उसी हिसाब से तो दे पाएगी, वरना कैसे दे देगी? ठीक है, मान लीजिए वो खुद 50,000 रुपए कमा रही है, तो क्या 40,000 रुपए दे देगी एम्प्लॉय को? नहीं दे पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर कैसे होना चाहिए, पहले तो वो देखे अपनी अर्निंग कैपेसिटी, साथ ही साथ वो देखे उसकी कॉम्पिटिटिव रेट क्या है, क्या है कंपटीशन रेट क्या है, मतलब एक तरीके से जो भी उसके राइवल है, कंपटीशन है, जो भी उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है, तो वो लोग देखें कि एक तरीके से वो लोग कितना पे कर रहे हैं। मान लीजिए जो बराबर वाला बंदा है जो कि मेरे जैसा काम कर रहा है, वो दे रहा है 10,000 रुपए, क्या मैं 10,000 रुपए से कम में वो आ जाएगा एम्प्लॉय? नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो उसके यहाँ चला जाएगा। साथ ही साथ क्या देखें, मार्केट रेट, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है कि एक एम्प्लॉय का जनरली क्या है, मार्केट रेट कितना है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन देखता है कभी भी पैसा देने से पहले। क्लियर है? एम्प्लॉय के लिए फेयर कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उसके वर्क के, अकॉर्डिंग टू वर्क, एक तो उसके काम के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, कई बार जैसे अच्छी क्वालिफिकेशन और वर्क कम है तो उसको ज्यादा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है।
है ना, और कई बार आपने देखा होगा वर्कर्स लेवल में उन पे क्वालिफिकेशन तो नहीं है लेकिन मेहनत ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को जो है उनको पे देना चाहिए। आगे समझ में, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ पे एंड कंपनसेशन, ठीक है, शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी पे और कंपनसेशन है दोनों के लिए क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। और एम्प्लॉयज के लिए कैसे, कि वो इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी ले अपना, ताकि वो अपना घर बार चला पाए, लेकिन उसके लिए हम फैक्टर देखेंगे कि उसकी वर्क क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके लिए फेयर कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपटीशन रेट क्या है, मार्केट रेट क्या है, ये सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, तभी दोनों के लिए क्या बन पाएगा, फेयर बन पाएगा। आ गया समझ में, ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, जो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय है अगर हम फॉलो ना करें ये प्रिंसिपल, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक तरीके से जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशन है किसके बीच में, किसके बीच में होता है रिलेशन, वर्कर लेवल और मैनेजर लेवल के बीच में, उसके बीच में क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी भाई, एक तरीके से लॉयल्टी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, लॉयल्टी भी रिड्यूस हो जाएगी, एक दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, वफादार होंगे ना, तो वो भी कम हो जाएगी, कि नहीं भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट भी कम हो जाता है, रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है, क्योंकि पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि हम आपको ये देंगे आपके वर्क के हिसाब से, ताकि दोनों के लिए क्या रहे, फायदेमंद रहे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इससे अच्छा रिलेशनशिप भी बना रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए बेटा। अब हमारा 8th जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 8th प्रिंसिपल का नाम है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ लेते हैं क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें किसकी, सेंट्रलाइजेशन की बात करें क्या है, ठीक है, क्या किसी को पता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, नहीं नहीं पता, चलिए अब समझ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स। कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वो कहलाती है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ ही हाथों में क्या होनी चाहिए, कुछ ही हाथों में होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी मेन एक्टिविटी होता है वो एक तरीके से क्या रहता है, सेंट्रलाइज रहती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक टॉप लेवल का मैनेजर है, तो जो भी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी तो वो क्या करता है अपने पास ही रखता है, जैसे परचेज की हुई, सेल की हुई, वो सारे मेन डिसीजन जो कोर एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसमें होनी चाहिए, कुछ ही लोगों में होनी चाहिए, है ना, जो कोर डिसीजन मेकिंग पावर है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट all the levels of management, all the levels of management। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए डेली सेंट्रलाइजेशन में हमने ये जाना था कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ ही हाथों में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को डेलीगेट करना, डेलीगेट करना मतलब ट्रांसफर कर देना, उस जो पावर है सुपीरियर किसको ट्रांसफर कर देगा, सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देगा, और वो भी किसमें, थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से जो है क्या कर देगा, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा ताकि वो अपने हिसाब से क्या ले सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। अब देखिए मैं बात करूं, अब प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, फ्योल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक तरीके से जो भी कोर डिसीजन है, जब कोर डिसीजन लेना है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी सेंट्रलाइज। लेकिन जो भी रूटीन वर्क है वो कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड ऑर्गेनाइज शुड बी सेंट्रलाइज, ठीक है, मतलब फॉर द कोर एक्टिविटी, एंड डिसेंट्रलाइज फॉर द रूटीन एक्टिविटी।
आ गया समझ में कि एक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो सेंट्रलाइज हो तो सेंट्रलाइज वो किस लिए हो कि कोई भी कोर डिसीजन लेना, लेकिन अगर रूटीन एक्टिविटी है वो डिसेंट्रलाइज हो। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखें, इसके अलावा और क्या काम है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे सुटेबल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है लार्ज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लार्ज। अब आप खुद सोचिए, अंबानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है कि सारी चीजें अंबानी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। उसको क्या करनी पड़ेगी? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब आपने देखा होगा उसके क्या है, जो एम्प्लॉय है वो पूरी पूरी कंपनी चला रहे हैं, उसने क्या कर रखा है? अपनी अथॉरिटी पूरी तरीके से क्या कर रखी है? डेलीगेट कर रखी है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल, स्मॉल का मतलब एक दो ही पर्सन चलाने, तो भाई उसमें क्या डिसेंट्रलाइज करेगा? उसमें तो कैसी रहेगी? पूरी कंप्लीटली कैसी रहेगी? जो सेंट्रलाइज रहेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी रहेगी? पूरी सारे डिसीजन ही वो क्या लेगा? सेंट्रलाइज होके लेगा, मतलब सारे डिसीजन वही मेन बंदा लेगा, कोई भी डिसीजन वो नहीं लेगा। तो डिपेंड करता है साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वो कैसी रहनी चाहिए? सेंट्रलाइज। ठीक है, अब फ्यूल ने तो बता दिया इसके बारे में कि जो भी एक तरीके से क्या है, देयर शुड बी अ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है, बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन बैलेंस इस तरीके से होना चाहिए, डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? एक तरीके से साइज ऑफ द बिजनेस पे। अगर बिजनेस बड़ा है तो वहां पे मैं डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। साथ ही साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वहां सेंट्रलाइज ज्यादा करूंगा। ठीक है, और मैंने एक चीज को बताई, बैलेंस कैसे बैठेगा कि कोई भी कोर डिसीजन है तो कोर डिसीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और जो भी रूटीन एक्टिविटी है, जो डे टू डे ऑपरेशन में रूटीनल एक्टिविटी है, ठीक है, कि लेबर से काम कराना, ये सारी रॉ मटेरियल आना, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो किससे होनी चाहिए? वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और जो भी जैसे परचेज है, सेल है, किस पार्टी को माल भेजना है, जो है मेन कोर डिसीजन, वो कैसी होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड। क्या आ गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे कितने प्रिंसिपल हो चुके हैं? हमारे हो चुके हैं 8 प्रिंसिपल हो चुके हैं। ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब अच्छे से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिवीजन ऑफ वर्क में क्या जाना था कि वर्क को क्या कर देना है? हमें डिवाइड कर देना है स्मॉल टास्क को यूनिट में, और वो वर्क किससे करवाना है? ताकि गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी अचीव हो, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ। दूसरा दूसरा हमने जाना था अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या जाना था? अथॉरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन असाइन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। तो क्या था? देयर शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी अथॉरिटी से, मतलब टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब था कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स और रेगुलेशन को, ठीक है, ताकि जो है काम जो है स्मूथली हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग रहे, प्रॉपर रहे, और हर एक बंदा इसको क्या करे? हर एक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या करे? उसे फॉलो करे। ठीक है, चौथा था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हमने क्या जाना था कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, वर्क को लेके उलझन ना हो, साथ ही साथ टॉप लेवल वाले मैनेजर्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्लियर है? अब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने बताया था देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सबका जो फोकस है एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। आगे हमने जाना था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो किस पे डिपेंड है? ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर वो ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेगा।
सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख लेगा तो वो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो अपना एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से आउट भी हो सकता है, साथ ही साथ वो शॉर्ट टर्म पीरियड में तो हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर पाया। आगे समझ में, तो देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी मोर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आगे समझ में। सेवेंथ हमने क्या पढ़ा था, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब माना था मैंने पे और कंपनसेशन। तो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पे और कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पैसा है एक तरीके से हम दे रहे हैं, पे और कंपनसेशन, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज के लिए कैसे, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फेयर मिलने चाहिए उन्हें पैसे, और ऑर्गेनाइजेशन की कैसी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपटीशन रेट क्या है और मार्केट रेट, इसी हिसाब से दोनों के बीच में अगर फेयर रहेगा तो क्या बनेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, लॉयल्टी पूरी बनी रहेगी, और अगर नहीं रहेगा तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी और डिसलॉयल्टी बनी रहेगी। आगे आपको समझ में, ये सातों प्रिंसिपल आ गए। अब एक और है हमारा, कौन सा था हमारा, आठवां, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन अ फ्यू हैंड्स, कि एक तरीके से जो कोर डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ ही हाथों में रहती है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ ही हाथों में रहना, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताया था कि अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, डेलीगेट करना थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वर्क। मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है लार्ज है तो वो ज्यादा क्या करेगी, डिसेंट्रलाइजेशन करेगी, और स्मॉल है तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे बात करें, एक और चीज बताई थी मैंने साथ ही साथ, जो भी कोर एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी सेंट्रलाइज, द कोर एक्टिविटी शुड बी सेंट्रलाइज, और जो रूटीनल एक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज। क्या आ गया था अच्छे से समझ में, किसी को किसी भी प्रिंसिपल में दिक्कत, आठों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल शुरू हो रहा है, जिसका नाम क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो स्केलर चेन एक मैं बना रहा हूं डायग्राम, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने बना दी स्केलर चेन। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब समझ लेते हैं क्या है। देखिए, स्केलर चेन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होनी चाहिए, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए ए को मिलना है सी से, तो ए किससे मिलेगा, पहले बी से, फिर बी किसको रिपोर्ट करेगा, सी को। इस तरीके से ए डायरेक्ट नहीं मिल सकता सी से। ठीक है, हमेशा एक चेन अथॉरिटी फॉलो करनी है। क्या हम अपने टॉप लेवल से ऐसे ही मिल जाते हैं, नहीं, जो हमारे जस्ट ऊपर होगा पहले हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, वो हमारी रिपोर्ट किसको पहुंचाएगा, टॉप लेवल को। तो देयर शुड बी अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन शुड बी फॉलोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही कि एक जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, वर्किंग भी प्रॉपर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी एकदम भगदड़ आके पहुंच गई, नहीं ये इसको मिलना है, ऐसे घमड़ समड़ हो जाएगी। सीधे सीधे जो जस्ट उसके ऊपर है वो उसको क्या करे, कम्युनिकेट करे। जैसे ए है, ए को अगर डी से कम्युनिकेट करना है तो पहले ए किससे करेगा, बी से, बी किससे करेगा, सी से, और सी किससे करेगा, डी से। इस तरीके से ऐसी ए को करना है ई से, तो ए बी से, फिर बी सी से, सी डी से और डी ई से।
अब आप यूं कहेंगे, इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप लोग कहेंगे कि कल को हमें कोई भी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मान लीजिए ए से किस पे पहुंचानी है, एफ पे पहुंचानी है, तो अब कैसे, क्या इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा? तो उस केस में पता है क्या करते हैं, जो भी एक तरीके से उसके सेम लेवल वाला होगा उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहचानी है, क्योंकि हम सेम लेवल वाला मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट जो उसके सेम लेवल पे है। जैसे कि मान लीजिए ये है प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये है कौन सा, सेल्स मैनेजर, तो है तो दोनों सेम ही लेवल पे, मिडिल लेवल पे, दोनों सेम ही लेवल पे, मैनेजरियल लेवल, तो सेम लेवल वाला अपने सामने वाले से क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, सेम डिपार्टमेंट वाले से कांटेक्ट कर सकता है, वो उसके जस्ट वाला ऊपर वाले से क्या पहुंचा देगा, इंफॉर्मेशन। इस तरीके से इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक तरीके से सेम डिपार्टमेंट लेवल वाले हैं वो अपने सामने वाले से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, आ गया गैंग प्लैंक समझ में? तो गैंग प्लैंक क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी एक तरीके से जो भी इंप्लॉय है वो अपने जो है सामने वाले डिपार्टमेंट से क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। लिख देता हूं गैंग प्लैंक, इन केस ऑफ इमरजेंसी ठीक है, एन एम्प्लॉय कैन कम्युनिकेट to the same level of managers। ठीक है, मतलब एक तरीके से इमरजेंसी केस में कोई इंप्लॉय कम्युनिकेट कर सकता है अपने सेम लेवल ऑफ मैनेजर से, सामने वाले डिपार्टमेंट से, वो उसके जस्ट ऊपर क्या पहुंचा सकता है, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी केस। वरना तो आपको मालूम है क्या होना चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग है, वर्किंग स्मूथनेस रहे। क्लियर है? इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिले भी हो जाता है, इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, लेकिन अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है वर्किंग की तो इसी तरीके से क्या होनी चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, टॉप टू बॉटम भी और बॉटम टू टॉप भी। क्या आसानी से समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, स्केलर चेन भी हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी अभी 9 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, किसी में कोई दिक्कत? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए वो कौन सा प्रिंसिपल है, एक मैं ऐसी नॉर्मली पूछ लेता हूँ आपसे, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें एक तरीके से क्या होना चाहिए, जिसमें एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को, यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल जिसमें जितने भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का, सबका डायरेक्शन एक ही जगह होना चाहिए? ठीक है, आरची तुम भी जवाब दो भाई। हाँ जी, अब बात करें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें एक तरीके से जितनी जिम्मेदारी दें उतनी ही हम उसे पावर दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जो है इसकी जो मेन मेन आप जो हाईलाइटेशन है उस वो पॉइंट को लिखिए, बाकी थोड़ा सा अपनी ओन लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर और ऐड करके। ठीक है, ज्यादातर केस स्टडी आती है, इस पे केस स्टडी भी करेंगे, आपको समझ में आएगी धीरे धीरे कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं, अब हम 10th प्रिंसिपल पे पढ़ रहे हैं, कौन सा है हमारा, ऑर्डर। होने वाला है, बस हमारे 5 प्रिंसिपल और रह गए। ठीक है, ऑर्डर। अब समझ लेते हैं ऑर्डर। तो वैसे आपको ऑर्डर से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं बात करूं ऑर्डर, आपको क्या समझ में आ रहा है? एक तरीके से ऑर्डर, आपको लग रहा है कि एक तरीके से ऑर्डर का मतलब है कमांड, हम किसी को एक तरीके से वो दे रहे हैं कि भाई हमारे चीजों को पूरा करो, है ना, ये काम करिए, एक कमांड दे रहे हैं। अब लेकिन ये ऑर्डर वाला नहीं है। अच्छा, ऑर्डर ये कौन सा वाला है? ऑर्डर का मतलब है हर चीज अपने ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, वो वाली ये वो वाला ऑर्डर वाला है। ठीक है, समझ लेते हैं अब क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या क्या है, देयर शुड बी अ, इसका मतलब समझ लेते हैं, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब ये क्या है,
ऑर्डर का मतलब कि हर चीज की क्या होनी चाहिए, जगह होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए। एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ऐसा क्यों, समझ लेते हैं। देखिए आप लोग कभी बैंक गए हैं, ठीक है, अब बैंक में गए हैं तो बैंक में आपने देखा होगा कि अगर मेरे को पैसे डिपॉजिट करने हैं तो उसका काउंटर अलग है, ठीक है, बैंक डिपॉजिट कर मतलब पैसे कैश डिपॉजिट करने हैं, डिपॉजिट वाला, ठीक। ऐसी अगर किसी का लोन लेना है तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, सही बात है। ऐसी अगर मेरे को क्या करना है, किसी से चेक फैसिलिटी करवानी है, उससे वो अलग लेवल पे होगा। तो इस तरीके से बॉक्सेस बना रखे हैं हर एक, मतलब बैंक में ही डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि भैया उससे मिल लीजिए, आपको डिपॉजिट करना वहां पे जाके करिए, इस काउंटर नंबर पे ये है। तो मतलब हर एक चीज की क्या बनाई हुई है, जगह बनाई हुई है, और हर एक चीज अपनी किस पे मिलेगी, जगह पे मिलेगी। ऐसे ही आपने फैक्ट्री पे देखा होगा, सब लोग एक तरीके से, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मिल रहा है, अकाउंट्स की है, प्रोडक्शन की है, कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई स्क्रू है, ठीक है, कोई पेचकस है, कोई औजार है, तो वो भी एक तरीके से उसका भी अलग स्टोर बनाया हुआ है। अगर लाते हैं फिर वहीं पे क्या कर देते हैं, रख जाते हैं। ऐसा क्यों कहा कि ऑर्डर में होनी चाहिए चीजें, मतलब हर चीज अपनी ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। कहने का मतलब पीपल एंड मटेरियल, पीपल एंड मटेरियल शुड बी, ठीक है, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन देयर सुटेबल प्लेसेस, सुटेबल प्लेसेस मतलब कोई भी पीपल, दोनों की बात करिए, लोगों की, आदमियों की भी बात हो रही है और मटेरियल की भी बात हो रही है, कि हर एक की क्या होनी चाहिए, सुटेबल प्लेसेस होनी चाहिए। ताकि पता है ये ऐसा क्यों कहा गया, ऑर्डर में ही होनी चाहिए चीजें, ताकि देखिए एक तो पता क्या होगा, एक तो टाइम की क्या होगी, वेस्टेज नहीं होगी, चीजों को ढूंढनी पड़ेगी नहीं, ये चीज तो यहीं मिलेगी, मैं आसानी से वहीं जाऊंगा डायरेक्ट, मेरे को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चीजों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वरना अगर मैं इधर उधर खोदूंगा मटेरियल को तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, तो उसी में क्या कर दूंगा, टाइम वेस्ट कर दूंगा। एक तो सबसे पहले मेरी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, काम करने की क्षमता जो है इंक्रीज हो जाएगी। जो टाइम है, टाइम एक तरीके से टाइम सेव होगा, चीजों को लेके क्या होगा, टाइम सेव होगा, कॉस्ट भी एक तरीके से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ना काम करने की, साथ ही साथ जो टाइम है वो भी सेव होगा। टाइम मतलब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीनेस दोनों ही क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज हो रही है इसमें। आ रहा है समझ में, ये इसका फायदा है प्रिंसिपल का, ऑर्डर का, कि दोनों चीजें बढ़, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसीनेस, ठीक है, साथ ही साथ टाइम भी क्या हो जाएगा मेरा सेव, क्योंकि हर चीज अपने आप पे प्रेजेंट होगी तो मेरे को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग बनी रहेगी हर तरीके से। आ गया समझ में, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन देयर सुटेबल प्लेसेस, ठीक है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टाइम सेविंग, ठीक है। एक तरीके से अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशन को और टाइम सेव करना है इस तरीके से, ठीक है। आ गया समझ में, ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया। ऑर्डर नोट कर लीजिए एक बार प्रिंसिपल, कोई कंफ्यूजन, पहचान जाएंगे ऑर्डर की पहचान, ठीक है। ये हमारा हो गया 10th प्रिंसिपल ऑर्डर, ठीक है। अब हम पे इस पे आना है इक्विटी। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, ठीक है, अगर बोर हो रहे हैं तो बता दीजिएगा। इक्विटी, इक्विटी का मतलब समझ लेते हैं क्या है। अब इक्विटी प्रिंसिपल है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए नाम क्या है, इक्विटी का मतलब क्या समझते हैं, इक्वल, क्या समझते हैं, इक्वल। अब इक्वल किस सेंस में कह रहा है जरा समझ लेते हैं, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अमंग एम्प्लॉइज, क्या हो गया, इसी को क्या हो गया, ठीक है। There should be no discrimination among employees on the basis of religion, sex, caste, ठीक है,
और नेशनलिटी। समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। अब इक्विटी का मतलब क्या कहना चाह रहा है? इक्विटी का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज के बीच, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, उनके जेंडर के बेसिस पे और उनकी नेशनलिटी के बेसिस पे, ठीक है। आ गया, पेन आ गया, सही चल गया, ठीक। तो देखिए दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूं इक्विटी को। इक्विटी का मैंने मतलब बताया कि एक तरीके से एम्प्लॉयज के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि किस किस चीजों पे भेदभाव होता है, उनके रिलीजन के बेसिस पे, कि भाई वो हिंदू है मुस्लिम है, मैं तो अपने यहाँ मुस्लिम लोगों को ही रखूंगा, उनको नहीं रखूंगा। कोई मुस्लिम कंपनी होगी तो मैं तो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही प्रेफर करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स का मतलब है जेंडर, मतलब मेल है फीमेल। कहने का मतलब आपने देखा होगा कई बार फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, नहीं यहाँ पे जो है मेल्स नहीं, फीमेल्स ही ज्यादा चाहिए। कास्ट के बेसिस पे कर देते हैं, जाति की, नहीं ये तो लो कास्ट का है, इस बंदे को नहीं, हम तो हाई कास्ट वाले बंदों को रखेंगे। उनके नेशनलिटी के, ठीक है, कि सिख है, हिंदू है, इस तरीके से। तो फिर इंडियन की इंडियन है, या फिर मतलब एक तरीके से अमेरिकन है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें होती है, वो तो उसमें आ गया, रिलीजन में आ गया, ठीक है। आ गया समझ में इक्विटी का। तो किसी भी चीज के लिए एम्प्लॉयज के बीच क्या नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक इमेज की फॉर्म में, यहाँ पे क्या हुआ, एक मैनेजर है, क्या है, एक मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये देखिए दो जने काम कर रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से, ये है एक फीमेल, ठीक है, और ये मेल लग नहीं रहा डायग्राम से, ठीक है, एक फीमेल है, मेल है। अब यहाँ पे हो रहा है फीमेल को भैया दोनों से सेम काम करवाया गया, फीमेल को तो दे दिए कितने रुपए, 5,000 रुपए, और इसको दे रहा है 1,000 रुपए, ठीक है। वो कहेगा भैया ये क्या है, ऐसा क्यों कहा, कि भाई उसको तो एक तरीके से 5,000 रुपए दे दी, मेरे को 1,000 रुपए। तो ये क्या कर रहा है, दोनों से सेम काम करवाने के बावजूद भी इनमें क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो ये तो एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट मारेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना। एक तरीके से क्या है, वो इक्विटी को क्या नहीं कर रहा, इक्विटी को फॉलो नहीं कर रहा। आ रहा है चीज समझ में, इक्विटी को क्या नहीं कर रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा। अब इक्विटी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होगा, वर्कर और मैनेजर के बीच में रिलेशन अच्छा बनेगा बेकार बनेगा, रिलेशनशिप हो जाएगा खराब। भाई इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे ना आप, फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और मेल को नहीं दे रहे, आगे समझ में। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उसके जेंडर को लेके, उसके रिलीजन को लेके, तो वहां पे क्या होगी, एक लॉयल्टी बिल्ड होगी। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, दोनों को एक दूसरे पे बिलीव होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट वर्दीनेस बनती है। आ गया, क्लियर हो गया, क्या कोई भी दिक्कत इक्विटी में, क्या है मेन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट और नेशनल। क्लियर, नोट करना है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 11 प्रिंसिपल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो 12th प्रिंसिपल है वो कौन सा है बच्चों, 12th प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए ज्यादातर आपने प्रिंसिपल देखे होंगे तो ज्यादातर हम नाम से ही पता लगा लेते हैं कि वो कौन सा क्या है प्रिंसिपल है। जैसे कि इक्विटी आया तो समझ में आ गया क्या है, कि सब में क्या ना कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सबको हमें इक्वली क्या करना है, ट्रीट करना है। ऐसी क्या है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, समझ लेते हैं क्या है मतलब। देखिए पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है, जो एचआर है, जो कि लोगों को सिलेक्ट करता है, ठीक है, जो कि लोगों को एक तरीके से जॉब लगवाता है। अब उसने क्या करा, उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज आए, ठीक है, एम्प्लॉयज आए, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से उसने सिलेक्ट कर ली, मान लीजिए इनमें से 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इंटरव्यू वगैरह लिए, सब तरीके से उन्हें सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उन्हें पोस्ट दे दी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया कि भाई ये है आपकी, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, दोनों की जॉब लग गई, ठीक। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद
1 महीने बाद क्या हुआ, इनको एक तरीके से इनकी परफॉर्मेंस में जो है ज्यादा बढ़िया नहीं कर रहे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगी कि इन्हें निकाल दो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह रही है अरे नहीं यार 1 महीना हो गया बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको क्या कर दीजिए, इनको निकाल दीजिए, इनको हटा दीजिए, इनका एट्रिशन कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, तो एक तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं हुई। कहने का मतलब है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करे, शो कर सके। अगर हम क्या करेंगे, बार बार एम्प्लॉय को एक तरीके से ले लेंगे और उसे निकाल देंगे, मतलब एक टाइम पीरियड नहीं देंगे, तो इससे पता है क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका ही नुकसान होगा। हम बार बार, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाने में क्या देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आ गया समझ में? इसलिए एक तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, अब जानते हैं बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, क्या है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, ये आ गया समझ में। अब जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन है क्या, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ग्रीन लगा, according to this principle an organization should given a suitable time, एक suitable time देना चाहिए किसको, एम्प्लॉय को, an organization should give suitable time to employ, ठीक है, to show his और her performance, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सुटेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, अपना परफॉर्मेंस क्या कर पाए, शो कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज रखा और फिर थोड़े टाइम बाद ही, मतलब 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद निकाल दिए। आजकल कंपनी में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है एक ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है 6 महीने का, उसको 6 महीने का पीरियड दिया जाता है ताकि वो एक तरीके से चीजों को समझे, जाने, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से अपने काम करे अपने ऊपर और पूरी बढ़िया तरीके से काम कर पाए। सबसे पहले आ गया समझ में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एक सुटेबल टाइम फ्रेम देना चाहिए एम्प्लॉयज को ताकि वो अपनी जो भी लड़का है, मेल है या फीमेल है, दोनों अपनी परफॉर्मेंस क्या कर पाए, शो कर पाए। आ गया समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी का मतलब जाने कि स्टेबिलिटी रहे, और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी। बता चुका था कि अगर ऐसा बार बार निकालेगी फिर लेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है तैयार एम्प्लॉय को तैयार करने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, उस पर वो कितना सारा खर्चा करती है, ठीक है, उसके इंटरव्यू लेती है, सारी चीज करती है, फिर उसे सिखाती है, टाइम भी देती है। अगर ऐसी बार बार करेगी तो उसे दिक्कत होगी, उसी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ एम्प्लॉयज पे भी क्या पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचते हैं यार ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं है, आज रखा और कल क्या कर दिया इतनी जल्दी। आगे समझ बढ़िया तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, चलिए नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करिए सर, आपको कोई दिक्कत, ठीक है, आज ही 13 वाला, ठीक है। 13 वाला प्रिंसिपल क्या है, इनिशिएटिव। देखिए आपने इनिशिएटिव का मतलब सुना है, सुना है, इनिशिएटिव नहीं सुना, सुना है, तो क्या है मतलब इनिशिएटिव, बात करने का इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव तो मतलब आपने ये कही कि बात करने का इनिशिएटिव लेते हैं, तो इस तरीके से आपने कुछ ये नहीं कही कि टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ, मतलब एक तरीके से अपनी तरफ से क्या ले लेना, पहले इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट स्टेप ले लेना कि मैं ही एक तरीके से कह देती हूँ, ठीक है, मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस पे जाते हैं डेट पे, तो एक तरीके से जो लड़का है वो नहीं बोल पा रहा, तो गर्लफ्रेंड कहती चलो कोई बात नहीं, मैं ही एक तरीके से क्या करते हैं स्टेप। वैसे ही अब बात करें किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लो जी लो, ऑर्गेनाइजेशन की। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में बॉस है, ठीक है, बॉस है, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी डिसीजन ले रहा है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने क्या करा, खुद से उसे लग रहा है यहाँ पे एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और बढ़ सकता है, मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ, तो उसने अपनी तरफ से क्या ले लिया, इनिशिएटिव ले लिया, मतलब अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप ले लिया डिसीजन मेकिंग में, उसकी हेल्प कर दी कि नहीं ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, और ज्यादा बेनिफिट हो। आ गया समझ में बेटा इनिशिएटिव का मतलब। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल समझ लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर या एम्प्लॉइज, ठीक है, शुड बी इनकरेज्ड, ठीक है, शुड बी इनकरेज्ड, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। एक तरीके से वर्कर और एम्प्लॉय को एक तरीके से क्या करना, इंकरेज करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें उनकी डिसीजन मेकिंग पे। देखिए अगर आप एक तरीके से इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर पाएगा, पार्टिसिपेट, और जितना ज्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ पाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसे बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। कि कल को कोई गलती हो रही है, वर्कर्स बता रहे हैं नहीं सर ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा शुरू में, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में मैंने कोई वर्कर रखा, पहले तो उसे बता दिया मैंने ऐसे ऐसे करना है, फिर अगली बार से वो अपने आप ही खुद ही क्या ले लेगा, इनिशिएटिव ले लेगा, नहीं यार मैं ऐसे काम कराना है, मेरे को मालूम है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, अपनी तरफ से अपने आप को क्या लेना, एक फर्स्ट स्टेप लेना, ताकि वर्कर एम्प्लॉय क्या हो, इंकरेज हो, पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्या अच्छे से समझ में आया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये आवाज कैसे आ रही है बेटा, शांत करो मोबाइल अपना, वो करो उस पे लगाओ, साइलेंट पे लगाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 14 वाले प्रिंसिपल पे, ठीक है। हमारा लास्ट प्रिंसिपल रह गया, क्या हमने 13 प्रिंसिपल कर लिए, क्या 13 प्रिंसिपल्स में से किसी भी प्रिंसिपल में दिक्कत, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल में हमें केस स्टडी भी करनी है, और केस स्टडी हम करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए हमारा जो 14 प्रिंसिपल है वो क्या है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये क्या है भाई, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। नाम थोड़ा सा कैसा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है, ये नाम सुना है क्या पहले कभी, ठीक है, डी कॉर्प्स, ठीक है। समझ लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब समझेंगे क्या है। देखिए एक होता है यहाँ पे क्या है, एक है आई, आई का मतलब क्या है, मैं, सिर्फ मैं हूं मैं, ठीक है, और एक है वी। तो यहाँ पे एस्पिरिट डी कॉर्प्स के अकॉर्डिंग कहना क्या चाह रहे हैं कि हम होने चाहिए, मैं नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा हूं, मैं ही चला रहा हूं, हम होने चाहिए हम। तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट मतलब एक तरीके से टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एंड हार्मोनी होनी चाहिए, सबके बीच में कंप्लीट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और टीम स्पिरिट होनी चाहिए। देयर शुड बी टीम स्पिरिट इन हार्मोनी, ठीक है, अमंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी यूनिट्स काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन उसके उनके बीच में, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही हूं, हम होने चाहिए, ठीक है। तो आई शुड बी रिप्लेस विद वी, आई शुड बी रिप्लेस विद वी, ठीक है। आगे समझ में। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, टीम, टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि भाई किसके साथ काम करना है, टीम के साथ काम करना है। अब टीम की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, टीम की फुल फॉर्म क्या है, टुगेदर, मतलब साथ में, टुगेदर एवरीवन, सब लोग, अचीव्स मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। देखिए एक रतन टाटा का स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया, कि अगर हमें एक तरीके से जल्दी चलना है तो अकेले चलिए, और लेकिन अगर हमें दूर तक जाना है तो सबको क्या लेके चलिए, साथ लेके चलिए। तो आपने देखा भी होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सपेंड करता है, सबसे बड़ा बनता है, तो वो सबको साथ लेके चलता है। तो ऐसे ही अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, यूनिटी में लेके चलेंगे, तो हम कोई भी गोल जल्दी अचीव कर पाएंगे, टाइम पे कर पाएंगे, एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट एंड हार्मोनी अमंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई शुड बी रिप्लेस विद
ठीक है, टीम का मतलब क्या होता था? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। क्या अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है, आ गए सारे चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। स्टे ट्यून। ठीक है, और जो है हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वो आपकी चालू हो चुकी हैं स्काई हाइट्स की। ठीक है, ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐसी और हम अमेजिंग क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगली क्लास जो लेके आएंगे हम आपकी केस स्टडी की लेके आएंगे, ताकि हम और डाउट सॉल्व करें स्टूडेंट्स के। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।